दैट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनको यूज करने का हमें क्या एडवांटेज है, ये सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पॉइंटर्स, इंट्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंटर क्या है। ये जानने से पहले जरूरी है कि पॉइंटर यूज क्यों किया जाते हैं, क्या रीजन है कि हम पॉइंटर यूज किया करते हैं। देखिए, सी जो लैंग्वेज है, इट वाज डेवलप्ड व्हेन कंप्यूटर्स वर मच लेस पावरफुल than they are today, and being very efficient with speed and memory usage was often not just desirable but vital. एक्चुअली क्या है कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट 80s में किया गया था, 1980s में की गई थी ये सी लैंग्वेज डेवलप। और उस समय पर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम तब भी हो रहे थे, जैसे कि मेमोरी को कंट्रोल करना, मेमोरी की ट्रैकिंग करना और मेमोरी लोकेशंस पर इंडिविजुअली उसको मॉनिटर करना। ये सारा काम हो रहा था, एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन हो रही थी। लेकिन उस समय पर ये काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलब सोचा जा रहा था कि ये काम कैसे किया जाए। द रॉ एबिलिटी टू वर्क विद पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस वाज ऑब्वियसली अ यूजफुल ऑप्शन टू हैव। तो ऐसा सोचा जा रहा था कि मेमोरी लोकेशन को अगर हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल या कलेक्टिव फॉर्म में, तो ये एबिलिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और ऐसा काम अगर कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अ फ्यू टास्क दीज डेज सच एज प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर्स स्टिल नीड दिस। अब ये चीज जो है, सबसे बड़ी चीज ये कि पॉइंटर्स का आजकल यूज नहीं होता, ये उसी समय पर ज्यादा यूज होते थे। आज की डेट में पॉइंटर्स को माइक्रो कंट्रोलर्स या बहुत ही इंटेंस टास्क के लिए यूज किया जाता है, हालांकि अब पॉइंटर्स को उतना यूज नहीं किया जाता। मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामर्स डू नॉट नीड such fine control, and the complications of using pointers make programs less clear to understand and add to the ways in which they can be go wrong. प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, उस समय पर कोई और साधन नहीं था। उस समय पॉइंटर एकमात्र ऐसा साधन था जिसकी मदद से मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता था। तो उस समय पर पॉइंटर से ये काम हो रहा था, लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, वो इन कंट्रोल्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके पीछे रीजन भी ये है कि पॉइंटर जो है, प्रोग्राम को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दे आर लेस क्लियर टू अंडरस्टैंड, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसकी वजह से अगर आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट चीज होती है तो उसे लिखने में आपसे गलतियां हो सकती हैं और आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं पा सकते। तो इसीलिए प्रोग्रामर्स भी जो है वो पॉइंटर्स को अवॉइड करते हैं। तो ये क्योंकि एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, तो प्रोग्रामर्स ने हमेशा इसको अवॉइड किया है। अगर प्रोग्रामिंग में एक समय था जब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उनसे पूछा जाता था कि क्या चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो वो सबसे पहला जो बताते थे कि डिफिकल्टी होती है पॉइंटर्स को समझने में, पॉइंटर्स पे काम करने में। इसीलिए उन्होंने उसे अवॉइड करना शुरू किया। और आज की डेट में अगर आप देखें तो आज आप पॉइंटर्स को यूज नहीं करते हैं। बहुत सी लैंग्वेजेस जो आज बन रही हैं उनमें पॉइंटर्स का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो काम करने के लिए दूसरे आसान कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। The reason is that pointers are used to bridge into C with some vital features which are missing from the original language. एक्चुअली क्या था कि जब हम पॉइंटर्स को यूज करते थे सी लैंग्वेज में, तो उस समय पर बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता था। जैसे आपको एरेज पे काम करना होता था, स्ट्रिंग्स पे काम करना होता था, और बहुत ही अपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे उनकी आर्ग्यूमेंट पे काम करना होता था। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम टू रन फास्टर और यूज लेस मेमोरी दैट इट वुड अदरवाइज। हाँ, पॉइंटर्स का इस्तेमाल करने से हम प्रोग्राम्स को जल्दी रन करा सकते थे, यानी जो एग्जीक्यूशन टाइम था प्रोग्राम का वो फास्ट हो जाता था, और मेमोरी का भी यूज जो है कम से कम हो जाता था, यानी सफिशिएंट मेमोरी यूज होती थी। बहुत एक्स्ट्रा मेमोरी का यूजेज उस समय पर पॉइंटर्स के इस्तेमाल से कम हो गया था। अब बात करते हैं कि ये सारे काम हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो चीज हो गई टेक्निकल लैंग्वेज की बात कर दी, लेकिन अगर हम अपनी साधारण डे टू डे लैंग्वेज की बात करें तो हम देखिए पॉइंटर्स को क्यों यूज करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू से ही काम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वेरिएबल के मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना होता है। जैसे इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको क्या देंगे, आपने कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है, उस पर आपने काम किया है। तो जब आप किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को कॉल बाय रेफरेंस या वैल्यू आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं बाय रेफरेंस, तो बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको उसका मेमोरी लोकेशन भेजना है। और मेमोरी लोकेशन जब आपको किसी भी वेरिएबल का भेजना होता है तो बिना पॉइंटर के ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं,
जब आपको मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना होता है और मेमोरी लोकेशंस को हिट करके उन पर कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, तो इसके लिए पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर भी देखिए बाकी किसी भी वेरिएबल की तरह ही होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि बाकी वेरिएबल जो आपने यूज किए उनका इस्तेमाल मेमोरी में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया। जैसे अगर आपने लिख दिया INT A, तो क्या हुआ कि मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया 2 बाइट्स का, और उसमें जो है उस लोकेशन का नाम हो गया A। अगर उसी के बाद आप लिख देते हैं A = 10, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें एक इंटीजर वैल्यू आ गई, दैट इज 10, यानी A लोकेशन को एक वैल्यू असाइन कर दी गई। लेकिन पॉइंटर इससे फर्क होता है। पॉइंटर अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के काम आता है। इसको आप वैल्यू स्टोर करने के लिए कभी भी यूज नहीं करते। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप INT, char, array। बेसिक डेटा टाइप का भी हो सकता है पॉइंटर हमारा, इंटीजर टाइप हो सकता है, char टाइप हो सकता है, array टाइप हो सकता है, या फिर किसी फंक्शन का टाइप भी हम array को दे सकते हैं, या पॉइंटर को कोई पॉइंटर का टाइप भी दिया जा सकता है। देखिए ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है वैसे तो पॉइंटर का साइज। लेकिन अगर आप एक 32 बिट का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर का साइज हमेशा 2 बाइट होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंटर इज एसेंशियली अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल। ध्यान रखिएगा कि पॉइंटर जो होता है एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल होता है विच होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस, जो एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। लेकिन वो मेमोरी एड्रेस कौन सा होता है, दैट पॉइंट्स टू अ वैल्यू इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द एक्चुअल वैल्यू इटसेल्फ। वो पॉइंट करता है उस मेमोरी एड्रेस को जिसमें कोई वैल्यू स्टोर की गई है। तो वो पॉइंटर का नाम ही इसीलिए रखा गया है पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंट करता है एक मेमोरी लोकेशन को जिसके अंदर अपनी कोई वैल्यू हो सकती है। अब एक पॉइंटर काम कैसे करता है इस चीज को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है INT टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। उस वेरिएबल का नाम रख दिया गया var और = 10। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे ही ये लाइन लिखी गई होगी तो क्या हुआ कि मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई हुई, एक बॉक्स बन गया 2 बाइट्स का, उसके अंदर उसका नाम क्या हो गया, उस लोकेशन का नाम हो गया var, और उस लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई 10। इतना लिखने पर इतना अपने आप हो गया, लोकेशन बनी, उसका नाम हुआ var और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 10। लेकिन अगर आप उसके बाद एक और लाइन लिखते हैं INT *PTR, यानी यहाँ पर एक PTR नाम का वेरिएबल बनाया गया और उसके साथ लगा दिया गया स्टार, जिसका मतलब क्या है कि अब ये क्या बन गया, एक पॉइंटर। और इस पॉइंटर में क्या डाल दिया, var, यानी जो ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया गया था उसका एड्रेस डाल दिया गया। तो जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, इसका मतलब तुरंत क्या हुआ कि इस पॉइंटर में किसका एड्रेस आ गया, var का एड्रेस आ गया। और var का एड्रेस क्या था, var का एड्रेस था ये वैल्यू 2008। ऐसे ही हम एक रैंडम वैल्यू मान के चल रहे हैं, वेरिएबल वैल्यू जो है आपकी मेमोरी लोकेशन की कुछ भी हो सकती है। तो इस लाइन को डिक्लेयर करने पे ये 3 चीजें हुई थी, इसका नाम ये हुआ था, इसकी वैल्यू ये हुई थी, और ये स्टोर इस जगह पे हुआ था मेमोरी में। लेकिन जब आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करके उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट करने लगता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखते हैं *PTR = 20, तो PTR की वैल्यू 20 हो जाती है। वैसे PTR पॉइंट किसे कर रहा है, PTR पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू क्या हो गई है, 20 हो गई है। इस तरह से आप पॉइंटर्स का यूज करते हैं, पॉइंटर इस तरह से काम करते हैं। तो पॉइंटर एक तरीके का रेफरेंसिंग आपका वेरिएबल होता है, रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये किसी भी आपकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने का काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी पॉइंटर के क्या एडवांटेज है। देखिए बहुत से एडवांटेजेस हैं, हम कुछ उसमें से ले रहे हैं। पॉइंटर्स मेक द प्रोग्राम सिंपल एंड रिड्यूस देयर लेंथ। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोशिश हमेशा शुरू से हमारी रहती है कि बहुत ही कोड हमारा सिंपल हो और प्रोग्राम छोटे से छोटा लिखा जाए। ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता कि प्रोग्राम हम लंबा लिखें, लेकिन सॉरी, प्रोग्राम की लेंथ को
छोटा करके अगर हम प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो ये प्रोग्रामर्स कभी भी मतलब इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आपको प्रोग्राम की लेंथ भी कम से कम रखनी है और प्रोग्राम का जो कोड है आपका वो कोड भी सिंपल रखना है। और पॉइंटर्स आपको ये काम करने में हेल्प करते हैं बशर्ते कि आप उस चीज को इजीली अप्लाई कर सकें। Pointers are helpful in allocation and deallocation of memory during the execution of the program. ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बिना पॉइंटर के आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते। देखिए, मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी को मैनेज हम दो तरह से करते हैं, एक होता है स्टैटिक मैनेजमेंट और एक होता है डायनेमिक मैनेजमेंट। एरे में हमने स्टैटिक मैनेजमेंट पढ़ा है। स्टैटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितनी आपने मेमोरी लोकेशन पहले से प्री डिफाइंड है, आपको पता है कि कितनी मेमोरी लोकेशन पे काम करना है, तो वो स्टैटिक मैनेजमेंट है कि आप प्रोग्राम के जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, ड्यूरिंग आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उस समय पे आप मेमोरी लोकेशन के जो वैल्यू है उसको ना तो आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। आपने एरे को जो साइज दे दिया वो साइज दे दिया, आप उसमें कोई कमी या इंक्रीमेंट तब नहीं कर सकते जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर आप पॉइंटर्स की मदद लेते हैं तो आप स्टैटिक से सीधे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे आ सकते हैं। आप मेमोरीज को क्योंकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आप मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं और डी एलोकेट भी कर सकते हैं। एलोकेशन का मतलब है कि आपने मेमोरी असाइन कर दी और डी एलोकेट करने का मतलब है, अब आपको मान लीजिए आपने कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे की तरह और आपने उसका साइज 10 दे दिया, लेकिन सपोज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपको जरूरत हुई उसमें 2-3 और वैल्यूज इनपुट करने की, तो एरे से तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आप पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो आप नई मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें एक वैल्यू और चाहिए या 2 वैल्यू और चाहिए। और इसी तरह से अगर आपने साइज दिया 10 बट आपको जरूरत सिर्फ 7 की थी, तो आपको मेमोरी डी एलोकेट करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी हम ऑक्यूपाई करके नहीं रखेंगे। तो जो आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस थी उसे आप डी एलोकेट करेंगे। तो डी एलोकेशन के लिए भी आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। 10 पॉइंटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेमोरी का डायनेमिक मैनेजमेंट करना है, यानी एग्जीक्यूशन के दौरान ही मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन करना है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एनहांस द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप मेमोरी एलोकेट या डी एलोकेट कर सकते हैं तो उसमें जो है आपको ज्यादा मतलब अपना पॉइंटर की एग्जीक्यूशन स्पीड जो है बहुत क्लियर होता है। पॉइंटर की स्पीड जो है बहुत क्लियर आपकी जो है आती है। आवाज सबको क्लियर आ रही है हमारी? अभी आवाज क्लियर आ रही है, बताइएगा प्लीज। मैम यस मैम। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि पॉइंटर्स आर हेल्पफुल इन ट्रैवर्सिंग थ्रू एरेज एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। देखिए, हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि नॉर्मल स्ट्रिंग पे कोई नॉर्मल टास्क आपको करना है तब तो ठीक है, आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। लेकिन एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी आप जब स्ट्रिंग पे काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको तब पॉइंटर्स का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग पे जब आप काम करते हैं तो आपको एलोकेशन या डी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप जब एरेज में ट्रैवर्सिंग कर रहे होते हैं और खास तौर से वो एरे अगर स्ट्रिंग का है तो आपको पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों को पता है कि स्ट्रिंग्स जो है दीज आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स विच आर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। तो उस टाइम पर आपको पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। पॉइंटर्स ऑल्सो एक्ट एज रेफरेंसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन चीजों के अलावा पॉइंटर और भी रेफरेंसिंग यूज करता है किस चीज के लिए, जैसे वेरिएबल के लिए और एरे के लिए तो कर ही रहा है, उसके अलावा पॉइंटर्स रेफर करते हैं फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को भी। तो जब आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर की रेफरेंसिंग करनी होती है तो भी आप पॉइंटर्स का ही यूज करते हैं। इसीलिए वी यूज पॉइंटर एज अ रेफरेंस। तो पॉइंटर को किसी भी मेमोरी लोकेशन के रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है। आगे और भी बहुत से एडवांटेजेस है, जैसे पॉइंटर्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करना है तो पॉइंटर से ही होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को हिट कर रहे हैं, उसका रेफरेंस आपके पास है। पॉइंटर्स प्रोवाइड अ वे टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द फंक्शंस। नॉर्मली तो फंक्शन जो है आपके एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शंस को रिटर्न कराना चाहते हैं तो ये काम भी आप पॉइंटर से ही कर सकते हैं। पॉइंटर्स रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स हैं उनको लगता है
कि स्टोरेज स्पेस तो रिड्यूस हो रही है, देखिए, क्योंकि बस केवल उतनी ही मेमोरी पे काम हो रहा है, डायनेमिक एलोकेशन है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं हो रहा है मेमोरी का, मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही है, ब्लॉक नहीं हो रही है, तो स्टोरेज स्पेस तो कम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स तो ऐसे हैं जो बहुत समय तक भी काम करने के बाद अवॉइड करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि जब तक पॉइंटर का इस्तेमाल ना करना पड़े तब तक अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वो चीज प्रोग्राम जो है कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए वो उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग बहुत एक्सपीरियंस है या कहिए कि जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से पॉइंटर के, उन लोगों के लिए वो आसान हो जाता है, तो वो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें कम लगती है। तो वैसे एक्चुअली यही है कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को वो कम करते हैं। पॉइंटर्स रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को हिट कर रहे हैं तो एक्सेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत कम हो जाता है इसका। प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट वे टू एक्सेस एरे एलिमेंट, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप पॉइंटर के बिना भी ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंटर से काम करते हैं तो ये आपका काम फास्ट हो जाता है और स्टैटिक से फिर आप डायनेमिक पे आ जाते हैं। Pointers can be used to pass information back and forth between the calling function and called function. तो जैसे आप पाई रेफरेंस पास कर रहे हैं तो आप वैल्यू और इंफॉर्मेशन को ले भी सकते हैं फंक्शन से और फंक्शन में भेज भी सकते हैं। Pointers allow us to perform dynamic memory allocation and deallocation. अभी बताया आपको कि allocation और deallocation के लिए का काम आपको जब भी करना है, माने आप डायनेमिक काम कर रहे हैं, मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं, तो पॉइंटर्स के इस्तेमाल से करेंगे। पॉइंटर्स हेल्प अस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। अब पॉइंटर्स का एक और यूज आ गया कि आप डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स या डेटा स्ट्रक्चर्स या डीएस बोलते हैं लोग इसको। तो डीएस अगर आपको यूज करना है, डीएस पे आपको काम करना है, तो आप पॉइंटर के बिना ये काम कर ही नहीं सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा का अरेंजमेंट होता है। जैसे आप भी एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एरेस। एरे भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन वो सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा एक लाइन में अरेंज होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लिंक्ड लिस्ट जो कि आपके कोर्स में भी है, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। ये सब भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें डेटा को आप रैंडम फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और इसमें आपको जो है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, तो ये काम के लिए भी आप पॉइंटर्स का ही यूज करते हैं। तो माने अगर आपको डीएस पे काम करना है तो आपको पॉइंटर्स का यूज करना होगा, और इसमें आपको काम करने में आपको हेल्प करते हैं। पॉइंटर्स अलाउ अस टू रिसाइज द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। माने जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमने बहुत सारी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली लेकिन यूज नहीं था उतने का, तो उसको हम जो है डी एलोकेट कर देंगे, या जरूरत पड़ गई ज्यादा की लोकेशन हमारे मतलब मेमोरी हमारे पास कम थी तो हम उसमें एलोकेशन कर लेंगे, तो ये काम पॉइंटर्स की मदद से ही हो पाएगा। एड्रेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर का इस्तेमाल करके ही किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप गैदर कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे पॉइंटर्स के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या नुकसान है पॉइंटर के। सबसे पहला तो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स माइट कॉज सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि जैसा हमने बार बार कहा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है, तो कई बार प्रोग्रामर भी उन्हें लिखने में गलतियां कर सकते हैं, आप लोग एज अ प्रोग्रामर गलतियां कर सकते हैं, जिसमें एक गलती क्या होती है सबसे बड़ी, दैट इज अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। पॉइंटर बनाया तो लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया, और ऐसा नहीं करने पर सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है, यानी प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं फिर वो एक फॉल्ट की तरह से रहता है और प्रोग्राम में एरर भी जनरेट कर सकता है, या फिर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाता। Dynamically allocated block needs to be freed explicitly, otherwise it would lead to memory leak. जब आप मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करते हैं तो एलोकेशन के साथ ही साथ फिर आपके लिए ये भी जरूरी है कि जितनी मेमोरी आपने एलोकेट की है, काम खत्म होने के बाद आपको उसे फ्री भी करना पड़ेगा। मतलब एलोकेशन के टाइम पे तो आप मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेमोरी ऑक्यूपाई कर चुके, काम खत्म हो गया, तो आपने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की थी उसे आपको रिलीज करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायनेमिकली अगर आपने मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई किया है, एलोकेट किया है, तो आपको उस मेमोरी को रिलीज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, मतलब आपको स्वयं ये प्रयत्न करना पड़ेगा। फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, और ये काम आपको करना होगा। आप खुद से नहीं सोच सकते कि अपने आप ही फ्री हो जाएगी मेमोरी, और अगर आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो मेमोरी लीक हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत हीप मेमोरी जो है इकट्ठी हो सकती है, और आपको जो है एरर हो सकती है, या फिर आप प्रॉपर एलोकेशन या डी एलोकेशन मेमोरी का नहीं कर पाएंगे।
एक और डिसएडवांटेज ये है कि एक नॉर्मल वेरिएबल से पॉइंटर्स जो हैं स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल जब आप यूज करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस हो जाती है, जबकि पॉइंटर डी रेफरेंसिंग पे या रेफरेंसिंग पे काम करते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट तो है नहीं, वो वाया काम करते हैं। पॉइंटर की मदद से हम किसी वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो काम करते हैं। पॉइंटर्स आर अपडेटेड इफ पॉइंटर्स आर अपडेटेड विद इनकरेक्ट वैल्यूज। अगर आपने पॉइंटर कोई बनाया और आपने उसमें वैल्यू डाली लेकिन वो वैल्यू गलत थी, इट माइट लीड टू मेमोरी करप्शन। तो वो मेमोरी करप्शन के लिए भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का बनाया लेकिन वैल्यू गलत डाल दी जो इंटीजर की लिमिट से बाहर थी या इंटीजर डेटा टाइप की थी नहीं, तो मेमोरी करप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पे बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है एड्रेस पे। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया और पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया आपने फ्लोट, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उसमें या कैर डिक्लेयर करा और ले लिया आपने INT, और फिर बाद में आप उसका एड्रेस डाल रहे हैं, तो ऐसे केस में मेमोरी करप्ट होने के चांसेस होते हैं और आपका प्रोग्राम गलत हो सकता है। बेसिकली पॉइंटर बग्स आर डिफिकल्ट टू डीबग, क्योंकि ये अपने आप में ही टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको ही समझना मुश्किल है। और फिर अगर पॉइंटर से कोई बग यानी कि कोई एरर जनरेट होती है तो उसे डीबगिंग करना यानी उस एरर को रिमूव करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इट्स प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज प्रोग्राम पॉइंटर्स इफेक्टिवली एंड करेक्टली। ऑब्वियसली ये एक पॉइंटर की पूरी जिम्मेदारी जो इस्तेमाल करने की है, तो प्रोग्रामर की पूरी जिम्मेदारी होती है इस बात की कि वो जो है आपको बहुत ढंग से उसको यूज करे, सही तरीके से यूज करे, ताकि आप इफेक्टिव यूज देख सकें पॉइंटर का और अपना काम अच्छे से कर सकें। अब देखते हैं कि एक पॉइंटर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। दोनों चीजों की मदद से देखेंगे कि अगर हम विदाउट पॉइंटर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, और विद पॉइंटर अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा। पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं विदाउट पॉइंटर। तो आपने यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा, एक इंटीजर डिक्लेयर किया हमने नम नाम का और उसकी वैल्यू दे दी 10। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम प्रिंट कराते हैं और प्रिंट कराते हैं नम की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज %p, यानी यहाँ पर देखिए अब हमने एक नया क्या नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, %p। अभी तक हमने %p कभी नहीं यूज किया, लेकिन यहाँ %p यूज किया जा रहा है मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कराने के लिए। और मेमोरी लोकेशन कैसे प्रिंट होगी हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूज किया जा रहा है एंड नम। अभी तक तो नम था, लेकिन अब क्या है, एड्रेस ऑफ नम हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो बिना पॉइंटर के यदि काम कर रहे हैं तो ऐसे किया जाएगा, लेकिन अगर यही काम हम पॉइंटर से करते हैं तो देखिए सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही है। नम हमने डिक्लेयर किया, लेकिन नम डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने एक और पॉइंटर भी डिक्लेयर किया, और जब भी पॉइंटर डिक्लेयर किया जाएगा तो पॉइंटर के लिए टाइप वही रहेगा जैसे हम जिस लोकेशन को रेफर करना चाहते हैं, अगर उसका टाइप INT है तो पॉइंटर का टाइप भी INT होगा, ठीक है। तो INT टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये पॉइंटर है, इसकी क्या पहचान है, क्योंकि इसके साथ स्टार लगा दिया गया है। याद होना चाहिए, आप लोगों को बताया था हमने शुरू में ही कि स्टार एक बाइनरी और यूनरी दोनों तरीके के ऑपरेटर की तरह काम करता है। बाइनरी जब दोनों तरफ ऑपरेंड लगे होते हैं, जैसे A*B A*B लिख देते हैं, और यूनरी जब आप इसे एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है, और अब हम क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं पहले तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और किसको प्रिंट करा दे रहे हैं, p की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और %p कर रहे हैं। तो अब ये सीधे क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंटर p जो है ये नम का मेमोरी लोकेशन प्रिंट करा देगा, बिना उसके आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ा। ऐसे आप नॉर्मली भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि p जो है p में नम का एड्रेस डालना पड़ेगा। खैर ये हम आगे प्रोग्राम से देखेंगे। अब पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो किस तरह के ऑपरेटर हमारे पॉइंटर्स के साथ यूज होते हैं, दो ही तरह के ऑपरेटर हैं। एक है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर सॉरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एम्परसैंड से, ये एम्परसैंड यूज हो रहा है, इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और दूसरा हमारा एस्टेरिस्क या स्टार यूज होता है, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस या वैल्यू एट ऑपरेटर के नाम से भी ये जाना जाता है। पहले बात करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की। We have already seen in the example that we can display the address of a variable using ampersand sign. एम्परसैंड सिंबल का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं। I have used and num
टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम, आपने देखा ही कि नम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने एंड नम ऑपरेटर का यूज किया, इसलिए एंड इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब कैसे, जैसे यहाँ पे यही काम करने के लिए क्या किया था हमने, एंड नम, ये जो हम आपको बता रहे थे यहाँ पर इसको इस तरह से यूज किया था। आपको जो बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे %p जो है, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अगर इसे डिस्प्ले करना है तो आप %p का यूज कर सकते हैं। नाउ दैट यू नो हाउ टू गेट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, आपको ये तो पता चल गया कि वेरिएबल जो है आपको कैसे उसका अगर एड्रेस प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, बट हाउ टू स्टोर दैट एड्रेस इन सम अदर वेरिएबल। अगर आपको किसी और वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर करना हो, माने आप किसी वेरिएबल को तो स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये भी पता चल गया, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कहीं और आपको स्टोर करना है, दैट्स वेयर पॉइंटर कम इनटू पिक्चर, तब आपको पॉइंटर का इस्तेमाल करना होता है। ये तो बात हो गई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की। अब हम बात करते हैं अपने एस्टेरिस्क ऑपरेटर यानी वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर की। इसको हम एड्रेस ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इफ यू नीड अ पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, अगर आपको कोई पॉइंटर चाहिए और उसमें आप इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करना चाहते हैं, देन द डाटा टाइप ऑफ द पॉइंटर शुड बी INT, तब INT टाइप ही उसका पॉइंटर का भी होना चाहिए, आपको पहले भी बता चुके हैं। एंड सेम केस इज विद अदर डेटा टाइप्स, और ऐसा ही बाकी डेटा टाइप्स के साथ भी है कि अगर कैर डिक्लेयर किया तो पॉइंटर भी कैर होगा, अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया तो पॉइंटर भी फ्लोटिंग पॉइंट होगा। By using star operator, we can access the value of a variable through a pointer. पॉइंटर की मदद से स्टार ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा AA, तो क्या हुआ, A नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया यहाँ पे जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है, और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 10। लेकिन अगर हम इसके बाद में एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं $P, और फिर हम इस P में A का एड्रेस डाल रहे हैं, P इज इक्वल टू एंड A, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि P के अंदर A का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। और अब हम अगर P को प्रिंट कराते तो फिर वो आपको P की हम एड्रेस भी प्रिंट, तो P आपको A का एड्रेस भी स्टोर करके दे सकता था और A की वैल्यू भी दे सकता था, जबकि ये काम हम दो अलग तरह से करते हैं। आपको ये कल के प्रोग्राम सेशन में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं। पॉइंटर्स वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, मतलब कई वॉइड पॉइंटर होता है, नल पॉइंटर होता है, कई सारे होते हैं, लेकिन हम आपके सिलेबस की बात ध्यान करते हुए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो तरह के पॉइंटर्स की ही बात करेंगे। एक होते हैं आपके डैंगलिंग पॉइंटर्स और एक होते हैं आपके वाइल्ड पॉइंटर्स। हालांकि इसके अलावा नल और वॉइड पॉइंटर भी होते हैं। अब पहले बात करते हैं डैंगलिंग पॉइंटर क्या होते हैं। डैंगलिंग का मतलब ये होता है जो चीज निरंतर अनस्टेबल है, एक फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसी को कहते हैं डैंगलिंग, हिलता डुलता रहता है। तो ऐसे पॉइंटर जो हिलते डुलते रहते हैं, हिलते डुलते का मतलब जिनका मेमोरी एड्रेस फिक्स नहीं है, वो कंफ्यूजन में है कि किसकी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करें, ऐसे पॉइंटर्स डैंगलिंग पॉइंटर कहलाते हैं। खैर पहले हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे कि एक डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर pointing to a memory location that has been deleted or freed is called dangling pointer। क्या होता है कि देखिए आपने कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया, आपने उसमें कोई मेमोरी एड्रेस को का रेफरेंस डाल दिया, लेकिन बाद में हुआ क्या कि आपने उस जिस लोकेशन का आपने एड्रेस उसमें डाला था, उस वेरिएबल को आपने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, या मेमोरी से उसको रिमूव कर दिया। तो अब पॉइंटर तो अभी भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जबकि उस लोकेशन को रिमूव कर दिया गया है मेमोरी से। तो वो कंफ्यूजन में रहता है कि हम किसे पॉइंट करें, क्योंकि जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे वो लोकेशन वहां से हट चुकी है। तो ऐसे केस में पॉइंटर उसी लोकेशन को कंटिन्यूअसली पॉइंट नहीं करता, बल्कि एक तरह से एक उसके लिए अनस्टेबल सिचुएशन आ जाती है, कभी वो उसे पॉइंट करता है और कभी नहीं करता। तो ऐसे पॉइंटर्स आपके डैंगलिंग पॉइंटर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक कैर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया नल से, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या थी, नल थी। फिर हमने कैर सी डिक्लेयर किया और उसके बाद जो पॉइंटर डिक्लेयर किया था उसमें एड्रेस ऑफ सी डाल दिया, यानी पहले हमारा जो पॉइंटर था वो नल था, लेकिन बाद में उसमें सी का एड्रेस डाला। तो उससे क्या हुआ कि प्रोग्राम हमारा, ये जो हमारा जो स्कोप था वो बाहर चला गया
और उसकी वजह से सी जो हमारा ये डीपी नाम का पॉइंटर था ये बिहेव करने लगा एक डैंगलिंग पॉइंटर की तरह, क्योंकि अब उसे ये पता नहीं है कि हम नल वैल्यू को ही, जो नल हमारा जहां लोकेशन थी उसको पॉइंट करें या सी को पॉइंट करें। तो ऐसे केस में हमारा जो पॉइंटर है वो बिहेव करता है एक डैंगलिंग पॉइंटर की तरह। जबकि अगर हम बात करें वाइल्ड पॉइंटर की, तो वाइल्ड पॉइंटर इससे बिल्कुल ही अलग होते हैं। वाइल्ड पॉइंटर कैसे पॉइंटर होते हैं? एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड पॉइंटर वो पॉइंटर भी होते हैं जिनको आप यूज पहले कर लेते हैं और डिक्लेयर बाद में करते हैं। तो ऐसे केस में मतलब आपने यूज किया लेकिन यूज करने का स्टेटमेंट पहले लिख दिया और डिक्लेयर उसके बाद कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका कंपाइलर उस पॉइंटर को आइडेंटिफाई नहीं करता। जैसे नॉर्मली भी किसी वेरिएबल को आप अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसे यूज करने लग जाते हैं या बाद में उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो पॉइंटर तो आपका कंपाइलर उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे यहाँ भी है कि पॉइंटर अगर आपने डिक्लेयर किया और आप उसे यूज पहले कर रहे हैं डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंटर भी हमारे वाइल्ड पॉइंटर कहलाते हैं। या फिर कैसे पॉइंटर्स वाइल्ड पॉइंटर में हमारे कहलाते हैं? वाइल्ड पॉइंटर हमारे वो पॉइंटर होते हैं जिनको की डिक्लेयर कर दिया जाता है पर इनिशियलाइज नहीं किया जाता। अ पॉइंटर विच हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड टू एनीथिंग, नल भी नहीं, तो इट इज नोन एज वाइल्ड पॉइंटर। क्योंकि जब आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हो तो ये जरूरी है कि आप उसे इनिशियलाइज करो, क्योंकि भाई इनिशियलाइज करने के लिए ही तो उसे बनाया गया है और इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही तो हम किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये काम हम कर ही नहीं रहे। तो ऐसा पॉइंटर आपका वाइल्ड पॉइंटर की तरह से जाना जाता है। द पॉइंटर में बी इनिशियलाइज्ड टू अ नॉन नल गार्बेज वैल्यू। अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं तो क्या होता है कि वो एक गार्बेज वैल्यू उसके अंदर आ जाती है, जो कि एक इनवैलिड एड्रेस होता है मेमोरी का, और वो आपके प्रोग्राम में एक गार्बेज इनपुट के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंटर बनाया एक इंटीजर टाइप का p, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो इनिशियलाइज नहीं किया तो ये पॉइंटर एक वाइल्ड पॉइंटर की तरह बन गया। मतलब अब क्या होगा, इसमें कोई मेमोरी लोकेशन तो आ गई लेकिन वो एक इनवैलिड मेमोरी एड्रेस उसके अंदर आ गया है। हाँ, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा तब फिर ये एक वाइल्ड पॉइंटर से एक नॉर्मल पॉइंटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसका मतलब ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज यहाँ इज इक्वल टू 12 सीधे लिख देना चाहिए था। ऐसे खाली लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद या तो आप इनिशियलाइजेशन करिए, मेमोरी एड्रेस डालिए और या फिर उसके अंदर वैल्यू डालिए, तब फिर वो एक नॉर्मल पॉइंटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये दो तरह के पॉइंटर्स होते हैं और काम करते हैं इस तरह से। इतना तो हमने देख ही लिया है कि पॉइंटर का बेसिक चीज हमने पढ़ ली है। जिन लोगों के पास लिटरेचर है इसका, वो प्लीज पॉइंटर वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ें, शुरुआत करें। कल हम प्रोग्रामिंग की क्लास रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये चीजें यूज होती हैं, पॉइंटर का कैसे यूज होता है। और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में 3 4 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 3 तो एमसीक्यूज में ही आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आते हैं, सब में आते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डैंगलिंग पॉइंटर एंड वाइल्ड पॉइंटर, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डैंगलिंग पॉइंटर एंड वाइल्ड पॉइंटर, तो आपको एग्जांपल्स उसको बताना होगा। या फिर पूछ सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स, और प्रोग्राम तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो खैर ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कुछ सेशंस में करने वाले हैं। आई होप कि 3 दिन में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको बहुत समझिएगा, थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो समझने में आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिलहाल एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी अगर करनी है तो आपको काफी थोड़ा मेहनत इस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज का बहुत जगह यूज होता है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में यूज होता है। हालांकि आज की डेट में सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, और इसीलिए अब सी लैंग्वेज को क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल हटाया जा रहा है सभी जगह से, इसीलिए आपके सिलेबस में भी अब पाइथन आ गई है। लेकिन फिलहाल सी लैंग्वेज जहां तहां यूज हो रही है वहां पर अभी भी, और बेसिक अभी भी है। इसीलिए देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी आप जाएं तो जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं या कुछ भी आप आईटी सेक्टर में जाते हैं तो जो सबसे पहली लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है वो सी ही सिखाई जाती है, क्योंकि भले ही आने वाले समय में सी का यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितनी लैंग्वेजेस जो आपकी यूज हो रही हैं वो सब आज सी से ही डिराइव की हुई है। सारे जावा है, पाइथन है, ये सब जो बेसिक फीचर आए हैं वो सी से ही लिए गए हैं। तो इसलिए सी लैंग्वेज को अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम लिखे गए हैं सी में लिखे हैं, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मेन मुद्दा था ही प्रोग्रामर्स का कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, तो उसके लिए सी का इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन बाद में सी पे बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे काम हुए, और आज अगर आप देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस उन्हीं सब बेसिक्स की वजह से बनी है। सी से पहले जो लैंग्वेजेस यूज हो रही थी उनके कॉन्सेप्ट नहीं लिए गए,
लेकिन सी के कॉन्सेप्ट जो है आगे आने वाली आज के टाइम में यूज होने वाली लैंग्वेजेस में डिराइव किए गए हैं। तो फिलहाल यूज होता है, अभी ऐसा हम नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं यूज होता, यूज अभी भी सी हो रही है और आपको तो इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए खैर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।